चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन ट्राइबल एंड पीजन मूवमेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान के ट्राइबल मूवमेंट्स जो जनजातीय आंदोलन थे और किसान आंदोलन थे उसके बारे में। पॉलिटिकल अवेयरनेस स्टार्टेड एंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान विद द एफर्ट्स ऑफ फार्मर एंड ट्राइबल सोसाइटी ऑफ राजस्थान। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस उस समय जो ब्रिटिश रूल था उसके अगेंस्ट अवेयरनेस थी, वो एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। किसकी किसकी सहायता से? फार्मर्स और ट्राइबल सोसाइटी की सहायता से। When excessive burden of taxes was put on farmers here, जब यहाँ पर एक्सेसिव बर्डन, बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिया गया टैक्सेस का फार्मर्स पर, दे अपोज्ड एंड चैलेंज द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम, और उन्होंने जो अपोज किया और चैलेंज किया जो उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम था उसको। इन ट्राइबल एरियाज ऑफ राजस्थान सच मूवमेंट्स वर सेल्फ मोटिवेटेड, जो ट्राइबल एरियाज था वहां पर ये मूवमेंट सेल्फ मोटिवेटेड था, विच बिकेम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर मूवमेंट्स स्टार्टेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन। और इसी कारण से सेल्फ मोटिवेटेड मूवमेंट्स जो स्टार्ट हुए, इट बिकेम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये एक प्रेरणा का स्रोत बन गए फॉर द फ्यूचर मूवमेंट्स। फ्यूचर में जितने भी मूवमेंट्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो गए। स्टार्टेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन, जो अन्याय के खिलाफ जो आंदोलन हुए, अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन, गैर जरूरी जो शोषण हो रहा था उसके अगेंस्ट जो भी मूवमेंट्स है उसके लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया इन सेल्फ मोटिवेटेड मूवमेंट्स ने। भील्स यूज्ड टू रिसाइड इन द साउदर्न रीजन ऑफ राजस्थान। भील्स एक जनजाति थी, एक ट्राइब थी, और ये भील ट्राइब कहां पर रहती थी? साउदर्न रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के साउदर्न पार्ट में, दक्षिणी एरिया में, मेनली डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एंड कुशलगढ़ रीजन। तो ये मुख्य एरिया थे जहां पर भील जनजाति रहती थी, भील ट्राइब रहती थी, डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एंड कुशलगढ़। भील इज एन एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल ट्राइब, और ये बहुत ज्यादा परंपरागत जो प्राचीन टाइप की जो जनजाति थी, विच इज वेरी अवेयर ऑफ इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, जो अपने सोशल स्टेटस के बारे में और इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से अवेयर थी, जागरूक थी। व्हेन देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर वायलेटेड, जब उनके परंपरागत जो अधिकार थे उनको वायलेट किया गया, दे स्टार्टेड टू अपोज द रूलर एंड द ब्रिटिशर, तो उन्होंने अपने रूलर्स को और जो ब्रिटिशर्स थे जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उनको उन्होंने अपोज किया। अब इसी सबसे पहले है भगत मूवमेंट। ट्राइब मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा फर्स्ट भगत मूवमेंट। फॉर सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द भील्स, गोविंद गुरु एस्टेब्लिश द संप सभा। अब ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, हु एस्टेब्लिश द संप सभा, तो गोविंद गुरु एस्टेब्लिश संप सभा। वाई? फॉर सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ भील्स, एंड ही फॉर्म द भगत मूवमेंट टू कीप देम विद द बाउंड्रीज ऑफ हिंदुइज्म। अब एक्चुअल में हो क्या रहा था कि उस समय जो भील्स थे उनको कन्वर्जन करवा रहे थे, उनका लोग कन्वर्ट करवा रहे थे उनको क्रिश्चियनिटी या और किसी दूसरे रिलीजन में, तो उनको हिंदुइज्म में रखने के लिए, हिंदू बनाए उनकी बाउंड्रीज में रखने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं भगत मूवमेंट। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंसर्न्ड अबाउट द सोशल रेनेसांस स्पॉन्सर्ड बाय संप सभा, और जो सोशली एक इंप्रूवमेंट हो रहा था, सुधार होता, रिफॉर्म हो रहा था, उसके कारण से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंसर्न था, चिंतित था, क्योंकि संप सभा के द्वारा सोशली रेनेसांस का मतलब सोशली इंप्रूवमेंट, सोशल रिफॉर्म्स किए जा रहे थे। अमंग द भील्स फ्रॉम मेवाड़, डूंगरपुर, इधर गुजरात, विजयनगर एंड मालवा, यहाँ के सभी लोगों को में एक सोशल रिनेसांस आ रहा था यहाँ इन एरियाज में रहने वाले भील ट्राइब के लोगों में। देयरफॉर इट फोर्स द भील्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन भगत मूवमेंट, इसलिए इट आया है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इट फोर्स्ड द भील्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने भील्स को फोर्स किया नॉट टू पार्टिसिपेट इन भगत मूवमेंट, और भगत मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए उन्होंने मना किया, उनको डिनाइड किया। व्हेन द भील्स वर फोर्स्ड टू परफॉर्म बेगार, जबकि भील्स को बेगार होता है बिना पैसे दिए बिना खेतों में काम करवाना, बेगार करवाना, तो इसके लिए जब उन्होंने उनको फोर्स किया गया, एंड दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, और जब उनको फंडामेंटल राइट से डिप्राइव किया गया, वंचित रखा गया, दे बिगेन ए मूवमेंट, तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिशर्स फेल्ट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट रन बाय गोविंद गुरु इज द फॉर्मेशन ऑफ भील स्टेट। अब ब्रिटिशर्स को यह महसूस हुआ, ये फील किया कि ये जो सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट चला जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका जो टारगेट है
वो फॉर्मेशन ऑफ ए भील स्टेट, कि वो एक भील स्टेट बनाना चाहते थे, सेपरेट स्टेट बनाना चाह रहे थे। गोविंद गुरु वाज अरेस्टेड बाय डूंगरपुर स्टेट पुलिस इन अप्रैल 1913। अप्रैल 1913 में गोविंद गुरु को डूंगरपुर स्टेट की पुलिस थी, उन्होंने अरेस्ट कर लिया, बट ही वाज रिलीज लेटर, लेकिन बाद में उनको रिलीज कर दिया, उनको फ्री कर दिया। गोविंद गुरु प्रोसीडेड टुवर्ड्स मानगढ़ हिल्स अलोंग विद हिज कंपेनियंस। गोविंद गुरु जब उनको वहां से रिलीज किया गया, उसके बाद में अपने कंपेनियंस के साथ में मानगढ़ हिल्स वहां पर चले गए। इन अक्टूबर 1913, देखो ये अप्रैल 1913 में उनको अरेस्ट किया गया। अक्टूबर 1913 में ही गेव ए मैसेज एंड अर्ज द भील्स टू असेंबल ऑन मानगढ़ हिल्स। तो उन्होंने एक मैसेज भिजवाया और सभी जो भील्स उनसे अर्ज किया, उनको कहा टू असेंबल ऑन मानगढ़ हिल्स, मानगढ़ हिल्स पर असेंबल होने के लिए आह्वान किया। द ब्रिटिश सेंड ए मैसिव आर्मी। जब भील वहां पर एकत्रित हुए तो वहां पर ब्रिटिशर्स ने एक मैसिव, एक बहुत बड़ी आर्मी को भेज दिया। विच रीच्ड द मानगढ़ हिल्स, जो मानगढ़ हिल्स में पहुंच गई, एंड ओपन फायर ऑन द भील्स, और भील्स पर उन्होंने ओपन फायर करना शुरू कर दिया। इन ऑर्डर टू डिस्पर्स देम, किस लिए? उनको डिस्पर्स करने के लिए, उनको फैलाने के लिए, उनको चारों तरफ तीतर बितर करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट्स 1500 भील्स वर किल्ड इन दिस सेक्शन। जब उन पर ओपन फायर किया गया, जब उन पर खुली गोलियां चलाई गई, तो उसमें 1500 भील्स थे, वो इस सेक्शन में मारे गए। इन दिस वे द भगत मूवमेंट वाज क्रश्ड मर्सीलेसली। निर्दयता से इस मूवमेंट को क्रश कर दिया गया, दमन कर दिया गया। एंड गोविंद गुरु वाज सेंटेंस्ड फॉर 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और गोविंद गुरु को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसके बाद में सेकेंड पीजेन मूवमेंट होता है, वो होता है एकी मूवमेंट। इवन आफ्टर क्रशिंग द भगत मूवमेंट, जब भगत मूवमेंट को क्रश कर दिया गया, उसके बावजूद भी द गवर्नमेंट पॉलिसीज अगेंस्ट द भील्स कंटिन्यूड। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो भील्स के अगेंस्ट में ही कंटिन्यू रही, भील्स के अगेंस्ट में रही कंटिन्यू। इन 1917 द भील्स एंड ग्रासिया जॉइंटली सेंट ए लेटर टू महाराणा। 1917 में भील और ग्रासिया ने एक लेटर भेजा, किसको? महाराणा को। एंड एक्सप्रेस्ड देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज एंड बेगार। और उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया? देयर प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाया अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज एंड बेगार। जो एक्सप्लॉइटिव यानी शोषणकारी जो उनकी नीतियां थी, पॉलिसी थी, और बेगार के अगेंस्ट में उन्होंने एक लेटर लिखा महाराणा ऑफ मेवाड़ को। वेन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वर नॉट ऑब्टेन्ड, लेकिन उनसे कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वो नहीं निकले। देन द भील्स स्टार्टेड ए मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल तेजावत। तो भील्स ने क्या किया? मोतीलाल तेजावत की लीडरशिप में एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जिसको एक ही मूवमेंट मानते हैं अपन, एक ही मूवमेंट कहा जाता है। तो अंडर हुज लीडरशिप एक ही मूवमेंट वाज स्टार्टेड? द एक ही मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल तेजावत। दिस मूवमेंट केम टू बी नोन एज एक ही मूवमेंट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपने को ट्राइबल मूवमेंट्स दिए हुए, इनको अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं पीजेन मूवमेंट्स। किसानों के जो आंदोलन थे राजस्थान में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में, तो इनको अपने को ध्यान से देखना है। द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान हैज बीन फ्यूडलिस्टिक। ये कंटिन्यूसली जो अपने यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा है, चाहे सोशल सिस्टम रहा है, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम रहा है, वो फ्यूडलिस्टिक रहा है, सामंतवादी रहा है, सामंतों का राज रहा है यहाँ पर शुरू से ही। दिस स्ट्रक्चर वाज 3 tier। ये जो स्ट्रक्चर था, इसमें 3 लेयर थी, 3 परतें थी। इन विच रेस्पेक्टिव, सबसे ऊपर ही ऊपर होगा रूलर, रूलर के जस्ट नीचे की तरफ होगा लैंडलॉर्ड और जागीरदार। लैंडलॉर्ड और जागीरदार रहेगा रूलर को और फार्मर के बीच में, और सबसे नीचे की तरफ रहेंगे फार्मर्स वर इंक्लूडेड। तो सबसे नीचे फार्मर, सबसे ऊपर रूलर, इन दोनों को लिंक करने के लिए बीच में एक लेयर थी, एक बीच का एक जो स्ट्रक्चर था वो था लैंडलॉर्ड्स एंड जागीरदार। दिस सिस्टम वाज बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दीज पीपुल। अब ये तीनों पीपुल थे, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते थे। रूलर, लैंडलॉर्ड, जागीरदार और फार्मर, ये एक दूसरे में सुख दुख के साथ ही थे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते थे, कोऑर्डिनेशन करके चलते थे। टिल द एंड ऑफ द 19th century देयर रिलेशंस रिमेंड कोर्डियल। 19th century तक तो उनके जो रिलेशंस थे वो कोर्डियल, वो प्रेम पूर्वक बने हुए रहे। बट आफ्टर द सीनेरियो इन राजस्थान बिगेन टू चेंज, उसके बाद में जो राजस्थान का सीनेरियो था वो चेंज होना शुरू हो गया ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स।
एज ए कंसिक्वेंस, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके कारण से जो ये सिनेरियो चेंज हो रहा था, इसके कारण से राजस्थान हैड टू फेस सेवरल पेजेंट मूवमेंट्स इन वेरियस पार्ट्स, इसके कारण से राजस्थान में कई पीजेंट मूवमेंट्स, ये किसानों के आंदोलन हुए। फॉलोइंग वर द मेजर रीजंस बिहाइंड दीज मूवमेंट्स, अब अपने पास कुछ रीजंस दिए हुए हैं ये जो किसान आंदोलन हुए थे इनके। सबसे नंबर फर्स्ट है बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर से प्रभावित होने के बाद द रूलर्स डिड नॉट गिव ड्यू अटेंशन टू देयर सब्जेक्ट्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो रूलर्स थे वो प्रभावित हो गए थे, इसके कारण से उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स, अपने पब्लिक या अपने फार्मर्स पर ध्यान नहीं दिया। द रूलर्स एंड लैंडलॉर्ड जागीरदार बिलीव दैट देयर themselves existence depend upon the basis of the British rule, इसका रीजन ये था कि जो रूलर्स थे और जो जागीरदार थे वो ऐसा मान रहे थे कि उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो अस्तित्व है वो किस पर डिपेंड करता है, ब्रिटिश रूल पर। और जबकि वास्तव में ऐसा था नहीं, था क्या कि उनका एग्जिस्टेंस था वो फार्मर्स पर डिपेंड करता है। जैसे जो थ्री सिस्टम अपन ने जो देखा, 3 tier सिस्टम, इसमें रूलर और लैंडलॉर्ड थे, ये दोनों पूर्ण रूप से फार्मर्स पर डिपेंड थे, लेकिन वो यहाँ पर ये चीज भूल जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वी आर डिपेंडेड ऑन ब्रिटिश रूल, देयरफॉर डिपेंडेंस ऑफ द रूलर्स अपॉन द जागीरदार एंड द डिपेंडेंस ऑफ जागीरदार अपॉन द फार्मर्स कंटिन्यू टू डिक्लाइन। इसलिए जो रूलर थे उनका जागीरदार पर और जागीरदार का डिपेंडेंस रूलर फार्मर्स पर वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन रहा, वो कंटिन्यूसली कम होता रहा। अलॉन्ग विद कलेक्टिंग एक्सेसिव रेवेन्यूज, बहुत ज्यादा जो टैक्स रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू था, टैक्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो बहुत ज्यादा हो रहा था, एक्सेसिव हो रहा था। द बेगार भी बहुत ज्यादा करवाई जाती थी यहाँ के जो लोग थे उनसे। लगान जो लैंड रेवेन्यू था वो भी बहुत ज्यादा कलेक्ट किया जा रहा था फ्रॉम द फार्मर, तो फार्मर को कई प्रकार के और बहुत ज्यादा टैक्स को पे करना पड़ता था। दे वर नोटिसेबली इंक्रीजिंग, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे थे, कभी फार्मर कभी जागीरदार इनको इंक्रीज कर रहे थे। इन सम स्टेट, और कुछ स्टेट्स तो ऐसे थे द नंबर ऑफ सच लगान्स वाज इवन मोर देन 300, ये जो लगान थे, जो टैक्स के टाइप थे वो 300 से भी ज्यादा टाइप के टैक्स लगते थे। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर्स वर सेंट इन द हैंड्स ऑफ रूलर्स एंड जागीरदार, तो ये बहुत ज्यादा टैक्स होने का भी एक मेजर रीजन था, इसके कारण से लोग एजिटेटेड थे, आंदोलित थे। इन दिस पीरियड द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, इस पीरियड में एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स थे वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। एज मेनी पीपुल गॉट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि ज्यादा लोग थे वो किस पर डिपेंड हो गए, एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गए। आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ऑक्यूपेशंस, क्योंकि वो अपने ऑक्यूपेशंस थे जो वो यहाँ पर जैसे कुटीर उद्योग चलाते थे, छोटे जो काम धंधे करते थे वो काम धंधे सब ठप हो गए, वो सब बंद हो गए, और उसके कारण से ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गए, तो सिग्निफिकेंटली एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे वो इंक्रीज हो गए। ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन से इंक्रीज इन नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, और एग्रीकल्चरल लेबरर्स इंक्रीज हो जाते हैं, जागीरदार स्टार्टेड टू बिहेव मोर एरोगेंटली, इसके कारण से जो जागीरदार थे वो और घमंड पूर्वक बिहेव करने लग गए। द डिक्लाइन और इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोथ वर नॉट बेनिफिशियल फॉर द फार्मर। अब जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन का जब इंक्रीज होती थी तो भी वो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं रहती थी, और वो डिक्रीज रहती थी तो भी फार्मर्स के लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहती थी। क्यों? ऑन वन हैंड व्हेन डिक्लाइन इन प्राइसेज, जब डिक्लाइन होता था प्राइसेज में, प्राइसेज जब कम हो जाती थी, द सेविंग ऑफ फार्मर्स वर रिड्यूस। अब जब फार्मर्स के की जो प्रोडक्शन रहेगा उसकी अगर प्राइस डिक्लाइन हो जाएगी तो उनकी सेविंग कम हो जाएगी, क्योंकि उनको बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ रहे हैं। जबकि वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे हाथ अपन देखें, इन केस ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस, अगर उनकी प्राइस में इंक्रीमेंट होता है तो क्या होगा, दे कुड नॉट गेट एनी प्रॉफिट, फिर भी उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज जागीरदार यूज टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम देम इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज, तब वो कमोडिटीज के रूप में, जैसे फसल का जो उत्पादन हुआ है उस फसल के रूप में वो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन करते थे, और जब प्राइस डिक्लाइन हो जाती थी तो वो पैसों के रूप में जो रुपए थे वो लेते थे उनसे एज एट लैंड रेवेन्यू। तो इसके कारण से जब डिक्लाइन होता था तब भी उनको नुकसान होता था, और इंक्रीज के कारण से भी उनको नुकसान होता था, तो इससे भी वो परेशान थे। आफ्टर एडोप्टिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया,
द काइंड एंड पैटर्नल आउटलुक ऑफ जागीरदार टुवर्ड द फार्मर स्टार्टेड टू चेंज। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के प्रभाव में आने के बाद में जो यहाँ के रूलर्स और जागीरदार थे उनका एक काइंड दयालुपूर्ण और पैटर्नल एक पितृत्व भाव जो आउटलुक था जागीरदार का और रूलर्स का टुवर्ड द फार्मर्स की तरफ, दे स्टार्टेड टू चेंज, वो चेंज हो गया। अब वो दयालु नहीं रहे, नहीं उनमें वो फिर पहले की जैसे पैटर्नल फीलिंग्स रहे। तो ऑल दीज 5 आर मेजर रीजंस ड्यू टू विच फार्मर्स ऑफ राजस्थान स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट द रूलर्स जागीरदार एंड ब्रिटिश सिस्टम्स। सबसे पहले बिजोलिया पिजन मूवमेंट रहेगा जो भीलवाड़ा में हुआ, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में।